एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हमें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी कार में घबराया हुआ, डरा हुआ जाकर बैठता है। वो कह रहा होता है मन में कि प्लीज़ पापा, इन डीमंस को ख़त्म कर दीजिए, कोई इन्हें रोको, कोई इन्हें रोको। तभी कार पे ऊपर से आवाज़ आती है। ये सब डर जाते हैं। वो लोग कार को आगे बढ़ाते हैं। तभी इतने में ही पीछे से कार के विंडो को तोड़ते हुए एक क्रीपी सा व्हाइट कलर का हाथ आता है, मानो किसी डीमन का है। और वो इन तीनों को दबा कर कुचल कर मार देता है। फिर कार में आग लग जाती है और कार ब्लास्ट हो जाता है, सभी मर जाते हैं। फिर हमें एक नाटा सा बौना सा इंसान, जिसका चेहरा बहुत ही बड़ा लग रहा था, मानो बहुत ही क्रीपी देखने में था, वो दिखाया जाता है कि वो अपने फ़ोन में हिगान का फ़ोटो देख रहा होता है और सोच रहा होता है, वाह! क्या। अगले ही सीन में हमें वो नाटा सा व्यक्ति डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है, जिसे ये कहता है मास्टर यामाजी। हाँ, वो निंजास लोगों का लीडर होता है, मेन लीडर। फिर वो कहता है नाटा सा व्यक्ति उस बूढ़े आदमी से कि अरे यार, इन निंजास का कपड़ा पहनकर उन लोगों को ढूंढ कर उन लोगों को मारना, ये कितना बोरिंग काम है। ये तो मेरे मान सम्मान के खिलाफ है। ये तो मेरे चेले चपाटी ही कर देंगे। इसमें वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ये नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। और वो सब जो भाग चुके हैं हमारे निंजास ग्रुप से, उन्हें जीने का कोई हक नहीं, वो अब से हमारे दुश्मन है और उन सभी को मरना ही होगा। फिर वो नाटा सा आदमी हमें बताता है कि हिगान जो है एक इलाइट निंजा है जापान की हिस्ट्री में, वो सबसे बेस्ट से बेस्ट है। वो पुराने निंजास में से एक है जिनके पास काउंटलेस अनगिनत नंबर्स ऑफ सीक्रेट टेक्निक्स थे। ये बहुत टेक्निक्स जानते हैं, ये काफ़ी काबिल निंजास हुआ करते थे और उनके पास काफ़ी सीक्रेट आर्ट्स भी हुआ करते थे। इतने में यामाजी उस नाटे आदमी को ये बताता है कि हम पहले भी हिगान को एक बार मार चुके थे। डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि हाँ, ये मर चुका है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेता है खुद को बचाने में। हमें विश्वास है कि उसके पास कोई सीक्रेट आर्ट ज़रूर है। और भी कहता है कि वो काफ़ी लाइट है, हमें उसे ख़त्म करना ही होगा। इतने में ही वो नाटा आदमी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे पैरों को पकड़ेगा और मुझसे भीख माँगेगा अपनी जान की। फिर वो वहाँ से जाने लगता है नाटा आदमी। तभी वो बोलता है, ओह! मैं तो भूल ही गया था। व्हाट अबाउट द अदर गाय? वो दूसरा आदमी कहाँ है? रीपर। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक अजीब-सा मास्क पहना हुआ व्यक्ति, मानो कोई डीमन टाइप का। और वो उसके हाथ में एक तलवार रहता है और वो किसी इंसान को मारा रहता है नीचे। तभी वहाँ सामने कोई मास्क पहना दूसरा व्यक्ति, जिसके हाथ में भी तलवार रहता है, वो उससे पूछता है, तो आखिर तुमने कितने एग्ज़ाइल्स निंजा, मतलब जो भाग चुके हैं छोड़कर, उन्हें मार चुका है ज़ाए? हमें इससे पता चलता है कि वो जो रीपर है उसका नाम है ज़ाए। फिर ज़ाए उस मास्क मैन से कहता है कि अब तुम दर्द महसूस करोगे उस व्यक्ति के द्वारा जिसने तुम्हें सिखाया है हाथ में स्वॉर्ड पकड़ना। फिर वो मास्क मैन गुस्सा हो जाता है ये सुन के और अपना सीक्रेट टेक्निक फ्लाइंग स्वैलो नाम का वो से अटैक करता है ज़ाए के ऊपर। वो सोचता है कि ज़ाए ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ज़ाए यानी रीपर को कुछ भी नहीं होता। फिर ज़ाए अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसे मार देता है वहीं पे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि यामाजी और वो नाटा व्यक्ति बात कर रहे होते हैं कि रीपर, हाँ, वो कहाँ है? वो तो काफ़ी ताकतवर है, वो ज़रूर किसी को मारने में अभी व्यस्त होगा। यामाजी बोलता है, मैं रीपर को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो हिगान के केस में पड़े, उसे उससे दूर रहना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है गाइस, हमें माइक का दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है अपने कंप्यूटर में कि वो रेस्टोरेंट जिस पे उस पे हमला हुआ था, आखिर वो किसका है, वो चाइनीज़ है, वो क्या औज़ा से कोई संबंध है उसका। तभी पीछे से उसका एक दोस्त आता है, यानी उसका सीनियर जो, और उसे बुलाता है, पूछता है कि चलो क्या कॉफ़ी पीने चलोगे? इतने में माइक वो दोनों चले जाते हैं। कॉफ़ी पीते-पीते माइक का दोस्त उसे एक सजेशन देता है कि तुम देखो, ये जो केस है इससे छोड़ दो। तुम रिटायरमेंट लेने ही वाले हो, तो मस्त दारू पियो, शराब पियो, मस्ती करो और हमारे साथ रहो। क्यों इसमें पड़ना चाहते हो? इसमें माइक को शक होता है कि आखिर क्यों ये लोग मुझे केस से हटाना चाहते हैं? तो कहता है कि हाँ, ठीक है। बस मैं उस ओज़ा कंपनी के बारे में कुछ पता लगा लूँ। ये सुनते ही वो उठता है उसका दोस्त और उसे लास्ट वार्निंग देता है। देखो, यही तुमसे लास्ट वार्निंग है एज़ अ फ्रेंड कि तुम इस केस से हट जाओ और रिटायरमेंट ले लो और खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताओ, और ये बोल के वो चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में ये पता चलता है कि माइक और हिगान एक साथ काम कर रहे होते हैं सीक्रेटली। वो एक फैक्ट्री जैसे बंद वीरान में हिगान रह रहा होता है और माइक उससे सीक्रेटली मिलने जाता था, जो कि एफबीआई को पता नहीं होता था।
वो दोनों वहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं कि ये औज़ा कंपनी और निंजास के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशंस है। माइक बताता है कि वो जो वेपन था जिससे हम पे हमला हुआ था उस रात, वो था तो जैपनीज़ लोगों का, लेकिन उस पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, उसके ऊपर जो प्लेटिंग की गई थी, चढ़ाया गया था, वो औज़ा कंपनी के द्वारा। यानी 100% इन दोनों का कुछ लिंक है। इतने में हिगान कहता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को ख़त्म किया था और मैं पक्का उन सभी को ढूँढ-ढूँढ के एक-एक को ख़त्म कर दूँगा। माइक इसमें कहता है कि अच्छा, मतलब तुम उन्हें मारना चाहते हो? देखो याद रखो, अगर तुमने उन्हें मारा, तो मैं तुम्हें हथकड़ियाँ ज़रूर पहनाऊँगा। मैं तुम्हें अरेस्ट ज़रूर करूँगा। फिर वो दोनों कूल हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में वो दोनों हिगान और माइक samantha की मदद लेते हैं, वही दूसरी एफबीआई एजेंट जो माइक के साथ रहती थी। वो दोनों उसकी मदद लेते हैं, रात को आधी रात को जाते हैं मिलने। फिर माइक जो रहता है samantha से कार पे बात करने लगता है कि ये देखो तुम्हारी कार कितनी बेकार। इतने में फिर samantha हिगान से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम लोग ट्रेनिंग कैसे करते थे? मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी बचपन से ही निंजास में, मैं जानना चाहती थी। यही वो दोनों बोल रहे होते हैं, तभी माइक गुस्सा हो जाता है और समांथा से कहता है कि हम यहाँ कार्स और निंजास पे बातें करने नहीं आए हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी से बताओ, इन्फॉर्मेशन दो मुझे औज़ा कंपनी के बारे में। तभी वो कहती है ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आओ कार में बैठो। फिर वो दोनों कार में बैठते हैं, तभी वो कुछ बटन दबाती है और उनके सामने पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा कंप्यूटर बड़ा-सा आ जाता है। वो लोग पूछते हैं कि ये क्या है? ये तुमने कैसे किया? समैंथा बताती है कि ये मेरा प्राइड और जॉय है, ये मैंने काफ़ी मेहनत करके किया है। मेरे पास, मेरे फिंगर टिप्स पे इस दुनिया की सिटी के सभी इन्फॉर्मेशन है, तुम कुछ भी जान सकते हो। फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं ओज़ा कंपनी के बारे में बताना। समांथा उन दोनों को बताती है कि ओज़ा एक मल्टीनेशनल मिलिट्री कंपनी है। ये मिलिट्री वेपन्स बनाते हैं, इनका कम्युनिकेशन में भी टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स भी भेजते हैं, इनका कार्स भी है। मतलब बोलो तो दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी आ ही जाती है इनके अंडर। और ये ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ये कंपनी ना हो, मानो सभी देश पूरी वर्ल्ड वाइड में ये कंपनी फैली हुई है। लेकिन इनके खिलाफ एक अफ़वाह भी फैलती है कि जो भी इनके सामने आता है या इनके टक्कर का आता है या फिर बोल लो राइवलरी, वो उनकी पूरी तरीके से और मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों में। अभी हाल ही एक केस आया है, जहाँ पे एक बूढ़ा पॉलिटिशियन जो कि अपने देश में सभी फ़ॉरेन्स कंपनियों को बैन कर चुका था, उसका अपनी कार में जल के ब्लास्ट होके मौत हो गई। हाँ, ये उसी की बात कर रही होती है जिसका हमें सीन के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो रीपर उसे मारता है और वो बताती है कि जो नया गवर्नमेंट आया है, उसने सभी फ़ॉरेन कंट्री को आने के लिए अप्लाई कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमें ओज़ा कंपनी के उस मालिक का, वही चश्मे वाले लड़के का, जिसका प्रोजेक्टर पे पूरा वीडियो चल रहे थे। दिखाया जाता है कि वो अपने साइंटिस्ट की तारीफ़ कर रहा होता है कि हमारी कंपनी जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम धीरे-धीरे कुछ ही समय में पूरी दुनिया पे कब्ज़ा कर लेंगे, यानी हमारी टेक्नोलॉज़ी, हम काफ़ी अमीर बन जाएँगे, हम काफ़ी ताकतवर बन जाएँगे। फिर वो ये बात करके अपने रूम की ओर जा रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मास्टर यामाजी उससे मिलने आए होते हैं। काफ़ी गुस्से में भी लगते हैं। ये जाता है, पूछता है क्या हुआ? आप मुझसे मिलने आ गए? हम सोचे थे कि खाने के बाद मिलेंगे, लेकिन ठीक है, वैसे क्या काम है आपको? इतने में ही यामाजी उसे फ़ोटो दिखाते हैं, वो फ़ोटो जिस पे उसकी कंपनी के कुछ लोग अपना वेपन ट्राई कर रहे होते हैं, उस रात उस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में उस पे हमला करके हिगान और माइक पे। वो गुस्से में पूछता है कि ये क्या है? तो वो बताता है उस कंपनी का मालिक, वो चश्मे वाला लड़का, कि मैं तो बस अपने वेपन्स को जो नए बनाए हूँ, उसे टेस्ट ड्राइव करना चाहता था और मैं जानना चाहता था कि ये कितना ताकतवर है वेपन। और इसीलिए मैंने आपके निंजास को चुना, क्योंकि निंजास से अच्छे तो और कोई हो नहीं सकते इसे टेस्ट करने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशंस के निंजा को नहीं टारगेट किया। मैं तो बस उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं, उन धोखेबाजों को। लेकिन यामाजी उसके बाद का कोई रिप्लाई नहीं देता है और जाते-जाते उससे कहता है कि अब से कभी ये काम नहीं करना, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। फिर हमारा सीन दोबारा कार की ओर शिफ्ट होता है, हिगान, माइक और समैंथा बैठे रहते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं औजा के बारे में, कंपनी के बारे में। तभी ऊपर से एक स्वॉर्ड से हमला होता है उन लोगों पे। तो वो लोग डॉज तो कर लेते हैं, फिर लगातार ऊपर से कोई बंदा उन्हें मार रहा होता है। कार के ऊपर से स्वॉर्ड, वो लोग डॉज कर रहे हो। इतने में ही माइक अपना गन निकाल लेता है और शूट करने लगता है ऊपर की ओर। लेकिन वो ऊपर वाला बंदा उस गोलियों से बच जाता है। तभी हिगान अपना कोई टेक्निक यूज़ करता है और वो देख लेता है कि ऊपर कौन है और सही वार करता है उस तलवार से। उन लोगों को लगता है कि उसे लग गया और वो ज़ख्मी हो गया होगा, लेकिन तभी ये लोग
आगे देखते हैं तो आगे से एक ट्रक उनकी कार को उड़ा देता है और वो तीनों वहाँ बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हिगान की फिर आँखें खुलती है, वो देखता है मॉरिस और सामांथा वहीं पड़े हुए हैं बेहोश, और सामने एक लाल कपड़े में व्यक्ति तरह ही उसका फेस भी कवर रहता है अजीब से मास्क या फिर बोल लीजिए टेक्नोलॉजिकल कोई मिलिट्री वेपन से। वो उसके हाथ में 2 तलवारें रहती है। वो हिगान को देखते ही उस पे अटैक कर देता है। हिगान भी अपने पोजीशन में आ जाता है, दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो व्यक्ति अपने अंदर से कोई बहुत सारे केबल्स टाइप कुछ निकालता है, जो कि हिगान को खुद ही डिटेक्ट करके हवा में ही अटैक करने लगती है उसके ऊपर। खुद पर खुद अटैक करता है, हिगान उससे बचता है, काटता भी है कुछ केबल्स को, लेकिन फिर वो उस पे हावी होने लगते हैं, तो हिगान अपना वही ब्लैक शैडो वाला टेक्निक यूज़ करता है, सीक्रेट टेक्निक, और उसके पीछे से 6 हाथ निकल आते हैं और वो सब मिलके उस केबल को आराम से डॉच कर लेते हैं। फिर कुछ देर ही फाइट होती है, लेकिन हिगान दिखाया जाता है कि काफ़ी ईज़िली तरीके से उस बंदे को मार देता है। अपनी तलवार लेता है, उसके मुँह में ही घुसा देता है और वो वहीं डेड कर जाता है वो बंदा। फिर उस बंदे को पकड़ता है, बिल्डिंग के एकदम किनारे ले जाता है और उस बंदे के सामने कैमरा भी लगा होता है, जिससे वो नाटा आदमी जो था स्टार्टिंग के एपिसोड वाला, वो देख रहा होता है ये सारी फाइट्स। तो हिगान उस कैमरे को निकालता है और उसे बिल्डिंग के से नीचे फेंक देता है। फिर उस कैमरे की ओर देखता है और फिर काफ़ी कूल और बैडएस तरीके से उसे मारने की धमकी देता है, ऐसे गले को ऐसे, अब तो तू गया बेटा। नाटा आदमी भी काफ़ी देख के हंसता है और खुश होता है कि अब कोई मिला टक्कर वाला। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि पुलिस आ चुकी रहती है, माइक, मॉरिस और सामंथा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अपना हिगान वहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि वो नहीं दिखा सकता था अपना चेहरा, उसका तो कोई पहचान ही नहीं है। फिर वो बाइक पे बैठ के जा ही रहा होता है, तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है, देखता है, हिगान फ़ोन उठाता है, सुनता है, तभी उधर से रिप्लाई आता है, आखिर तुमसे बात हो ही गई हिगान। ये सुन हिगान काफ़ी शॉक हो जाता है और ये आवाज़ उस नाटे आदमी की ही रहती है।